नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले दाऊद की मौत को छोटा शकील ने नकार दिया, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दाऊद एकदम फिट है, छोटा शकील की तरफ से कहा गया है। छोटा शकील ने मौत की खबरों को बकवास बताया, जहर दिए जाने की खबर पर कुछ नहीं बोला है शकील। पाकिस्तान में यह हलचल अब लगातार बढ़ती जा रही है। दाऊद इब्राहिम जिसकी हालत को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चलती आ रही थी कि शायद जहर दिया गया है, कराची के अस्पताल में इलाजरत भी है, लेकिन छोटा शकील जो इस बात को व्यक्त कर चुका है कि जो खबरें लगातार चल रही हैं उसमें सच्चाई नहीं है। दाऊद एकदम फिट है, उसकी तरफ से कहा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हुई पोस्ट और पाकिस्तान में इंटरनेट का निरस्त किया जाना, इंटरनेट सेवाएं बंद की जाना, तमाम ऐसी खबरों को कहीं ना कहीं गुंजाइश के तौर पर देखा जा रहा था। छोटा शकील वो भी एक मोस्ट वांटेड, भारत के लिए दुश्मन के तौर पर ही, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जहर देने की आशंका को सिरे से नकार दिया। छोटा शकील ने साफ तौर पर कहा है कि दाऊद इब्राहिम एकदम फिट है। दूसरी तरफ एनआईए की टीम और मुंबई पुलिस लगातार पूरी घटना पर जानकारी हासिल करने का प्रयास लगातार कर रही है। कराची के अस्पताल में दाऊद इब्राहिम भर्ती है, 2 दिन से अस्पताल में इलाजरत है, ये खबर जरूर है। हाई सिक्योरिटी वहां पर बढ़ती जा रही है। बड़ी बात यह कि छोटा शकील सीधे तौर पर कहता नजर आया कि जो खबरें वायरल हो रही हैं उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। और इस बीच शहडोल से एक बड़ी जानकारी, पटरी से एक मालगाड़ी उतर गई है, 6 डिब्बे पटरी पर उतरे। आपको बताएं कि कटनी सिंगरौली रेल मार्ग पर यह हादसा डीरेल होने को लेकर सूचना है। ब्योहारी स्टेशन के पास गुड्स ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। कटनी सिंगरौली रेल मार्ग अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, कई यात्री ट्रेनें यहां पर रुकी हुई हैं। प्रभावित परिचालन यहां पर, चूंकि शक्तिपुंज एक्सप्रेस का रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा। सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस इसे रोका गया है। कई अन्य ट्रेनों के रद्द होने की संभावना। इस मार्ग से अगर आपकी ट्रेन भी गुजरने वाली हो तो समझिए कि विलंब होने वाला है या डाइवर्जन के साथ ये ट्रेन चलेगी। शहडोल की तस्वीरें, मालगाड़ी के डीरेल होने की सूचना और इसी के चलते ट्रेनों का परिचालन अभी यहां पर रोक दिया गया है। ट्रैक की बहाली के लिए लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई अन्य ट्रेनें रद्द हो सकती हैं अगर इस रूट से गुजरने वाली हैं। कटनी सिंगरौली रेल मार्ग जो पूरी तरह से प्रभावित, तस्वीरें आप देखें, 6 डिब्बे पटरी से उतर गए मालगाड़ी के। कैसे ये सब हुआ है ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल ट्रैक को साफ करना प्राथमिकता, जिससे अन्य ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित ना हो। फिलहाल ये ट्रैक बंद है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मौजूदा स्थिति क्या है और कैसे हादसा हुआ, इस पर जानकारी? जी हाँ, रात लगभग 2:30 बजे की घटना बताई जा रही है। कटनी की तरफ से सिंगरौली ये मालगाड़ी जा रही थी, इसमें कोयला लगा हुआ था। ब्योहारी स्टेशन के आगे यह अचानक जो है ये ट्रेन, इसके 6 जो मालगाड़ी के डिब्बे हैं वो बेपटरी हो गए हैं। लगातार रात से ही अभी तक बचाव कार्य जारी है, इसमें किसी प्रकार से जनहानि नहीं हुई है। और इस घटना के बाद जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं जो अप डाउन की 8 ट्रेनें थी और जो वीकली ट्रेन थी, कुल मिलाकर लगभग 10 ट्रेनों को जो कटनी से सिंगरौली रेलखंड के बीच में चलती थी, उन्हें अभी अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। शक्तिपुंज एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट कर दिया है। वहीं जो सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसे अभी फिलहाल रोक दिया गया है। और इसके अलावा जो अभी रेल विभाग है, जो कटनी और सिंगरौली रेलखंड के बीच से जो गाड़ियां चलती हैं उनके रूट डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहा है। दरअसल कटनी और सिंगरौली के बीच में सिर्फ 2 ही लाइन है, अप और डाउन। वहां पे कोई तीसरी लाइन ऐसी नहीं है कि जिसमें से वो रेल लाइन को बहाल कर सके। तो जब तक ये 6 गाड़ियों के जो डिब्बे पलटे हुए हैं, 6 मालगाड़ी के डिब्बे, जब तक ये नहीं हटाए जाएंगे ट्रैक से, तो कटनी रेलखंड जो ब्योहारी है सिंगरौली वाला है वो बंद रहेगा। ठीक है, यानी कि समय भी लग सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, जानकारी के लिए। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की खबरों पर चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ी जानकारी, सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से फौरन एक बयान सामने आता है, जिसमें उनकी तरफ से सीधा संकेत कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए ज्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा, नए और पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। कल दिल्ली में बैठक भी हुई है और मंथन इस चीज को लेकर हुआ है कि कैबिनेट में आखिर किस किस को शामिल किया जाना है। दिल्ली से जैसे ही लौटे सीएम विष्णुदेव साय, फौरन उनसे सवाल किया गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। उन्होंने क्या कहा है, सीधे आपको सुनाएंगे। शाम को पहुंचे थे और सवेरे वापस आए। तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और
कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। नए चेहरों को भी मौका मिलेगी ऐसे बिल्कुल, नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। सर कब तक हो जाएगा नाम तय सर? विधानसभा सत्र के बाद या पहले सत्र? थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर ये बहुत सारे जो किसान हैं सर वो चिंता में है कि जो आप लोगों ने घोषणा की थी सर 3100 रुपये मिलेगा, तो जो किसान अभी धान बेच रहे हैं उनको उसी रेट पर मिलेगा क्या पैसा? जी बिल्कुल, जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको देखिए कल। चलिए रायपुर आपको लिए चलेंगे, आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बहुत शीघ्र का मतलब क्या ये कि विधानसभा का विशेष सत्र खत्म होने से पहले कैबिनेट की तस्वीर साफ होगी? आकाश जी बिल्कुल, देखिए बहुत जल्द ये है कि हरी झंडी केंद्र से मिलना है, केंद्रीय नेतृत्व से मिलना है, क्योंकि कल जब गए थे उसके बाद विस्तार से चर्चा हुई है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है सीएम की, इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, अन्य बड़े संगठन के नेताओं से मुलाकात हुई है। इस पर सूची को लेकर चर्चा हुई है कि किन्हें शामिल किया जाना है, किन्हें नहीं शामिल किया जाना है। अब तक हम लगातार कहते आ रहे थे कि नए चेहरों को और पुराने चेहरों को दोनों को मौका मिलेगा, सामंजस्य स्थापित करके ही मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर छत्तीसगढ़ में होगा। आखिरकार सीएम ने वो चीज कह भी दिया आज कि नए और पुराने दोनों चेहरों को मौका मिलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो मंथन चल रहा है उसमें कौन से पुराने चेहरे होंगे, क्योंकि कई बड़े दावेदार है, कई बड़े नाम है, बिलासपुर संभाग से, दुर्ग संभाग से, रायपुर संभाग से, जो लंबे समय तक विधायक रह चुके हैं, मंत्री कई बड़े विभागों को संभाल चुके हैं। ऐसे में किन पर भरोसा करती है संगठन, किनको मंत्रिमंडल में देती है, इसके साथ ऐसे कौन नए चेहरे होंगे जिनको इसमें शामिल किया जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी लगातार देखा जा रहा है। संगठन में कल जो दिल्ली में चर्चा हुई है, इसी पर चर्चा हुई है कि आगे किस पर भरोसा किया जाना चाहिए, बेहतर काम का इसमें परफॉर्मेंस भी देखा जाना है, चुनाव में जीत हार का जो परसेंटेज था उसका भी आकलन किया गया। तो इस तरीके से लगा हर विषयों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही ये सूची आएगी। कल जो है विधानसभा सत्र होना है, तो संभवतः ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होगा और इस बीच में विधानसभा सत्र के बीच में ही शपथ हो सकता है। जी ठीक है, चलिए अब ये देखने वाली बात कि निर्णय कहां तक पहुंचता है। बने रहेगा आकाश आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो एक तरफ मंत्रिमंडल को लेकर आप गतिविधियां देख रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र जो कि कल से प्रारंभ होने वाला है। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम आपको नजर आएंगे, जो कि मुख्यमंत्री समेत विधायकों के साथ मौजूद होंगे और शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में होना है। 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल सरकार की प्राथमिकता पर अपनी बात रखेंगे और 21 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, 5000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट ला सकती है इस बार सरकार। शुरुआत में ही जिसका जिक्र लगातार विष्णुदेव साय करते आए हैं कि मोदी की गारंटी को पूरा करना है और उस गारंटी को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट में प्रस्तावों में हो सकता है इसकी झलक नजर आए। तो विधानसभा में क्या कुछ होगा इस पर नजरें रहेंगी। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन सत्र इसलिए भी खास क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह, नई विधानसभा, नई विकास की इबारत लिखने के लिए तैयार और छत्तीसगढ़ राज्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पल होगा। आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ होना है इस बार सत्र में ये भी बताइएगा, और जो अनुपूरक बजट को लेकर बात सामने आई, पुख्ता है जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पहला सत्र सरकार गठन के बाद ये होने जा रहा है। 19 से 21 तक के ये सत्र चलेगा और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने शपथ ली, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो 18 लाख गरीबों को आवास देना है उस पर मुहर लगा। इसके बाद कई जो चर्चाएं हुई, किसानों को जो लाभ देना है उस पर चर्चाएं हुई, गैस सिलेंडर को लेकर और तमाम जो मोदी की गारंटी है उस पर चर्चाएं हुई, क्योंकि एक गारंटी पूरा करने के बाद ही लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया है कि
कहीं ना कहीं जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक हो गई है, तो ऐसे में एक दबाव भी है और बीजेपी भी चाहती है जो वादे किए हैं उसको पूरा किया जाए। तो ऐसे में कल से विधानसभा सत्र शुरू होना है। इसमें सबसे पहले जो सत्र शुरुआत में ही प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जो है तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। इसके बाद जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा और साथ ही जो सत्र की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कहा जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि 5,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट इसमें रखा जाएगा, क्योंकि तमाम जो गारंटियां हैं उसको पूरा करनी है और वो जल्द से जल्द शुरू करनी है। तो ऐसे में सत्र 21 तक के चलेगा। ये तमाम गतिविधियां इस सत्र के बीच में होंगी। जी चलिए देखने वाली बात कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, आप जानकारी साझा करने के लिए। और अब दूसरी तरफ बात बिलासपुर शहर की, जहां से बड़ी जानकारी। सड़क पर खड़े लोगों को एक कार ने रौंद डाला। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई। हादसे के बाद लोग काफी गुस्से में सड़क पर बवाल मचाया। नशे में धुत बताया जा रहा था कार चालक। घायलों को उपचार के लिए फौरन अस्पताल भेजा है। कोनी थाना क्षेत्र के बिलासा ताल के पास की देर रात की पूरी घटना। बताया गया कि बहुत कोहराम मचाया इस गाड़ी ने। सड़क पर जो भी मौजूद था उसे टक्कर मारते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ती गई। ये भी जानकारी कि कार चालक शराब के नशे में धुत इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे घटनास्थल की, लेकिन लोगों का आक्रोश लगातार बरपा है। कहर की तरह रात भर हंगामा चला है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक वाहन जिसने सड़क पर मौजूद तमाम लोगों को रौंदा। ये तस्वीरें आप देखिए उस दौरान की जब लोग यहां पर गुस्से में इस वाहन पर प्रहार कर रहे थे। आरोपी को भी कार से निकाला, जमकर मारपीट उसके साथ, और कार पूरी तरह से चकनाचूर चुकी। बहुत ज्यादा कहर बरपाया इस गाड़ी ने। जो भी मौजूद था वहां पर उसे टक्कर मारती हुई ये गाड़ी जो है वो आगे बढ़ गई। आपको बताएं कि 3 लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में इलाजरत हैं। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और लोगों की तरफ से गुस्सा जाहिर किया गया इस पूरी घटना पर। वाहन में तोड़फोड़ की है लोगों ने। देर रात तक ये हंगामा चलता रहा। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले पर संज्ञान लिया। रात की ये तस्वीरें बिलासा ताल के पास की देर रात की घटना। फौरन अस्पताल में भर्ती के लिए 3 लोगों को भर्ती करवाया गया। सीधे बिलासपुर आपको ले चलेंगे। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या कुछ हुआ हादसे के दौरान और फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, ये पूरा मामला देर रात का है और ये कोनी थाना क्षेत्र के बिलासा ताल की घटना है। हालांकि जिस जगह पे घटना हुई है ये इसको यातायात विभाग ने ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं जो हैं वो होती रही। कल देर रात भी इसी तरह की घटना हुई जब रतनपुर रोड से एक तेज रफ्तार जो कार है वो 4 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक युवक धर्मेंद्र की मौके पर मौत हो गई। वहीं दुर्गेश, रोहित और राहुल की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दूं कि जो कार चालक है वो नशे में धुत बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसकी जांच की जा रही है कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, कैसे ये हादसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दूं कि बिलासपुर रतनपुर ये मार्ग ऐसा है कि यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आती रही हैं। कल की ही बात है, कल देर रात भी एक घटना इसी तरीके के सामने आई जिसमें बस, एक स्कूली बस और स्कॉर्पियो के बीच भिड़ंत हुआ था, जिसमें स्कूली बस जो 22 छात्र छात्राएं और जो टीचर थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो लगातार इस तरह के मामले जो है वो बिलासपुर रतनपुर मार्ग में देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर यातायात विभाग जरूर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया है, लेकिन उस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो जब घटना हुई उस दौरान जो वहां पर मौजूद लोग थे वो आक्रोशित हो गए और जो कार चालक है उसको घेर लिया, उसके साथ मारपीट करने जैसी स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि चलिए, बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कल हो सकता है। कल शाम मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दिल्ली में नामों पर मुहर लग चुकी है। कल दिल्ली में बैठक हुई, देर शाम तक मंथन इस बात को लेकर के आखिर कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने हैं, और आज ये खबर सामने आती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम तक होगा। मोहन कैबिनेट के मंत्री कौन कौन होंगे ये जानकारी सामने होगी। अनुभवी और नए चेहरों को शामिल किया जाना, ये तमाम खबरें निकलकर सामने आई। ये भी बताया गया कि एक संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री आपको कैबिनेट में नजर आ सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कल होगा। कल आपके सामने जो सारी तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कौन
चेहरे होंगे जो मंत्री के तौर पर आपको नजर आने वाले अगले 5 सालों के लिए। साथ ही साथ किस प्रकार मिशन 24 को साधने के साथ ही तमाम समीकरणों को ऊपर रखती है बीजेपी, या अनुभव और नए चेहरों की मेल को ऊपर रखा जाता है। किस आधार पर कैबिनेट में चेहरों को जगह मिलती है, ये देखने वाली बात, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों के साथ बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में चौंकाया है। लेकिन कैबिनेट का इंतजार किया जा रहा था, क्या दिग्गजों को जगह मिलती है, क्या नए चेहरों को यहां पर पोजीशन के तौर पर बैठाया जाता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर खबरें, पहले मंथन दिल्ली में आला नेताओं से, और अब ये जानकारी कि कल शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। मोहन कैबिनेट में कौन कौन से प्रमुख चेहरे शामिल किए जाते हैं, इस पर बातचीत कल देर रात तक चली है। कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे, वीडी शर्मा भी पहुंचे थे, हितानंद शर्मा की भी मौजूदगी थी। बातचीत इसी बात को लेकर के जो कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर लिस्ट पहले पहुंची थी, क्या उस पर कहीं किसी तरह की संशय की स्थिति तो नहीं है, ये भी समझने का प्रयास किया गया। लेकिन हो सकता है कि शायद कल नाम फाइनल हो चुके हों, और इसी के चलते दिल्ली की मुहर के बाद अब कल ये जानकारी कि मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, नाम तय हो चुके हैं मंत्रिमंडल के। महज इंतजार किया जा रहा है कि ऐलान हो सके, आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान हो, उसका इंतजार किया जा रहा है। और कल का दिन बेहद खास होगा अगर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो अटकलें चलती आ रही है वो सही साबित होती है। तो संभावित तौर पर कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं, ये हम आपको बॉटम में दिखा रहे हैं। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ी जानकारी, कल मंत्रिमंडल विस्तार संभव? बिल्कुल, देखिए कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है और लगभग इसकी तैयारी है। कल शाम को ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और ये माना जा रहा है कि इस बार एमपी के लिए बिल्कुल नया फार्मूला तैयार किया गया है। इस बार दोनों अनुभवी और सबसे पहले तो तय किया है कि पार्टी ने जिन 7 दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा था उन सभी को जिम्मेदारी दी जाना है। तो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनी चुके, तो जितने भी प्रमुख नेता हैं, सांसद हो, रीति पाठक हो, राव उदय प्रताप सिंह हो, इसके अलावा जो राकेश सिंह है, ये सब सांसद थे, इन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। और अब ये मोहन कैबिनेट में भी आपको नजर आएंगे, इन सबके नाम पर सहमति बन चुकी है। तो ये 7 चेहरे आपको अब मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, इस पर एक सहमति बन चुकी है कल की बैठक में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी दें कि जो पहली बार के विधायक है, ये माना जा रहा था कि नया जो कैबिनेट होगा उसमें गुजरात पैटर्न आएगा और नए विधायकों को मौका दिया जाएगा। तो ये बात साफ हो गई है कि किसी भी विधायक जो पहली बार का विधायक है उसे मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा, ये पार्टी ने स्पष्ट लाइन कर दी है। तो यहाँ पर अब 2 बार के जो मंत्री, उनको लेकर नामों को कुछ मंथन चल रहा है और आज अंतिम दौर में कुछ 3-4 नाम और फाइनल होना है। तो 20 से 22 मंत्रियों का एक गठन होगा कैबिनेट का, मोहन यादव कैबिनेट का, और 20 से 22 मंत्रियों को इसमें जगह दी जाएगी। और संभावित, क्योंकि राज्यपाल आज शाम को लौट आएंगे, 24 का जो जिक्र था शैलेंद्र, इस पर कोई जानकारी? हर संसदीय क्षेत्र से एक चेहरा, इसको संतुलन किया गया है ताकि, क्योंकि बीजेपी ऐसे 8 ऐसे करीब संसदीय क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को लीड नहीं मिली है, उनके विधायक हारे हैं, तो इन जगह से प्रतिनिधित्व देना तय किया गया है। तो एक संसदीय क्षेत्र से लगभग एक नाम रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए, हम बात करें मालवा निमाड़ हो, तो वहां पे प्रतिनिधित्व पहले ही मिल गया, सीएम वहां से, डिप्टी सीएम वहां से। तो थोड़ा सा संशोधन किया गया है कि निमाड़ से एक चेहरा लिया जाए। उसके अलावा निमाड़ से निर्मला भूरिया का नाम है जो जिन्हें जोड़ा गया है। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे जो पहले जीत चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं, मंत्री, उनको भी लिया जाएगा। तो निश्चित ही जो संसदीय क्षेत्र का, क्योंकि लोकसभा मिशन 2024 सामने है, तो पार्टी कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है कि उससे लोकसभा चुनाव में अगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो तो नुकसान हो। तो लगभग सभी संसदीय क्षेत्र को भी इसमें कवर किया जा रहा है। खासकर जैसे छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में बीजेपी पूरी 7 सीट हार गई है, तो वहां पे अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वहां किसको मंत्रिमंडल में लिया जाए। तो ये वहां का जो महाकौशल से इसको साधा जाएगा, इस तरह की रणनीति भी बनी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो क्षेत्र है, को आधार माना गया है, तो क्या परिवर्तन की स्थिति हम एक्सपेक्ट करें 5 सालों में? देखिए, बिल्कुल आप ये मानिए कि पिछले इस बार जो नतीजा आया था उसमें 12 मंत्री तो पहले ही बाहर हो गए थे।
31 मंत्री थे, उसमें से 2 डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो अब संख्या वैसे ही 14 की तो कम हो चुकी है। तो अब जो बाकी बचे हैं उसमें 8 से 10 मंत्रियों को ड्रॉप किया जा रहा है, ये तय हो चुका है। और उसमें कई चौंकाने वाले चेहरे होंगे जो कि ऐसा लगेगा नहीं कि इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें विश्राम देने का फैसला किया है और ऐसे 3 बार के मंत्री उन्हें भी साफ दौड़ से बाहर कर दिया गया है। तो अब सिर्फ 2 बार के जो मंत्री रहे उन्हें मौका मिल रहा है, और उसमें भी इस कई ऐसे क्षेत्र है, बुंदेलखंड है, जहां पर ये आ रहा है कि वहां पर करीब 5 ऐसे विधायक है जो 4-4 बार से लगातार जीत रहे हैं। तो उसमें से 3 मंत्री बनते आए थे, तो वहां संशोधन किया गया है कि वहां एक नाम को बदल दिया गया है, वहां पर एक जो विधायक है उनका नाम जोड़ा गया है ताकि संतुलन बना रहे। जातिगत संतुलन के आधार पर भी एससी कोटे से प्रदीप लारिया का नाम हो गया है। तो लगभग कवायद हो चुकी है। अब आज अंतिम दौर की एक चर्चा और होना बाकी है, उसके बाद 20 से 21 चेहरे जो करीब है मंत्रिमंडल में कल शपथ ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो खबरें चलती आ रही थी, इसे लेकर अब पुख्ता जानकारियां सामने आती हुई कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई एमपी